वर्ष 2013 में हमने अपनी करीब 2000 से ऊपर परिवारों की वंशावली बनाई थी। तो उसके बाद उसको 2015 में दोबारा अपडेट किया था, तो वो लगभग 3000 परिवार उसमें बैठ गए थे उस समय। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो जो वंशावली है भारत का सबसे बड़ा वंशावली वृक्ष के रूप में दर्ज है। मित्रों, हम सबको जिज्ञासा रहती है कि अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने परिवार के बारे में पता करें, उसके इतिहास को जानें। पर अक्सर हम हमारे परिवार के बारे में, उसकी विरासत के बारे में बहुत दूर तक जा नहीं पाते। हमारे पास कई बार दृष्टि का अभाव होता है, फिर समय का अभाव होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि निष्ठा का वैसा कभी भाव जग नहीं पाता। तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार की वंशावलियों पर बहुत गंभीर होकर कार्य किया है। बहुत सारे ऐसे संपन्न परिवार, बहुत बड़े बड़े परिवार, उन्होंने हालांकि कुछ लोगों को वो दायित्व दिया और उनसे वो काम कराए, वो एक बात अलग है। पर इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुए हैं जो कि होने चाहिए थे। आज हमारे पास संसाधन बढ़ गए हैं, हम आ जा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। उसके बावजूद इस तरह का काम उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। ऐसे समय में एक ख़ास तरह की उम्मीद और कौतूहल पैदा करते हैं हमारे दोस्त मोहित अग्रवाल जी। आप मूलतः तो रहने वाले हैं करोड़ा कैथल के, और आपका परिवार फ़िलहाल दिल्ली में रहता है। तो आपने अपने परिवार की नरुमल गर्ग जी की एक वंशावली तैयार की है। करीब 17 पीढ़ियों का उसमें इतिहास दर्ज है। और आज लाला नरुमल जी के आगे जो आप वंशज देखें तो उनकी संख्या करीब हो जाती है 15,000 लोग। तो वो सब के सब लोग उस वंशावली में दर्ज हैं। तो इतने कमाल का काम मोहित अग्रवाल जी ने किया है, तो हमने उनसे उनके इस काम के बारे में जानना चाहा है। तो इसके बहाने एक तो हमें उनके परिवार के बारे में, उनके काम के बारे में पता चलेगा। दूसरा ये भी है कि उनके परिवार के साथ किस तरह से समाज को बदलता हुआ हम देखते हैं, तो वो भी वहाँ से परिलक्षित हो सकेगा। और मोहित भाई का जो काम है वो बहुत ही मेहनत का काम रहा है। तो उनकी छोटी छोटी टिप्पणियों में भी इतिहास के कई सारे जो संकेत हैं वो छिपे पड़े हैं। तो आइए मोहित भाई से हम उनके इस काम के बारे में और विस्तार से जानते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो आज से करीब 300-350 वर्ष पहले रोहतक के निकट महम नगर से संबंध रखते थे। जब वो दिल्ली में आए उस समय मुग़ल काल में वो मुग़ल अधिकारी, मुग़ल दरबार में बड़े अधिकारी हुआ करते थे। तो किसी कारण से वहाँ से बाद में वो पलायन करके इधर गांव करोड़ा की ओर आए। गांव करोड़ा में लगातार 13-14 पीढ़ी तक हमारा जो है परिवार निवास करता रहा। विशेष बात ये थी कि वहाँ पे एक ही गांव के अंदर हमारे 1947 के समय 200 परिवार रह रहे थे। किसी भी गांव में आपको आसानी से 200 परिवार एक ही ख़ानदान के, और वो भी महाजन और अग्रवाल जल्दी से मिलेंगे नहीं। आसपास में सबसे बड़ा जो है ना हमारा परिवार था। वो वर्ष 2011 में मैंने जो है अग्रवाल जाति के इतिहास को जो है इतिहास शोध जो मैंने किया था उसे अपने परिवार के इतिहास से ही शुरू किया था। उस समय वंशावली पे मैं काम कर रहा था कि हमारे जो पूर्वजों का इतिहास है। तो 2 वर्ष के अथक प्रयास से उसमें कई लोगों का योगदान है। हमारी पूरी एक टीम थी, अलग अलग स्थानों पे से लोग थे जो उसमें सहायता कर रहे थे। वर्ष 2013 में हमने अपनी करीब 2000 से ऊपर परिवारों की वंशावली बनाई थी। तो उसके बाद उसको 2015 में दोबारा अपडेट किया था, तो वो लगभग 3000
परिवार उसमें बैठ गए थे उस समय। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो जो वंशावली है भारत का सबसे बड़ा वंशावली वृक्ष के रूप में दर्ज है। वंशावली का जो शुरुआत थी उसका मुख्य आधार था कि सन 1974 में हमारी परिवार की एक शाखा थी जो गांव भाना में थी, हमारा निकट का गांव है वो, वहाँ पे लाला सीताराम हुआ करते थे। तो लाला सीताराम जो है हमारे कुल पुरोहितों के पास में, परिवारों के पास में गए सर्वे करने, उनसे मिले, जो जानकारी मिली तो उस समय ना वो उनका लड़का है, वैसे अभी जिंदा है, रामेश्वर दास जी हैं, मास्टर रिटायर हैं वो। तो वो अभी समय के लगभग 75 वर्ष के हैं। तो उस समय वो 25-30 साल के होंगे, आप हिसाब लगा सकते हो। तो उनके माध्यम से ना उन्होंने उसको सब सारी वंशावली को लिपिबद्ध करवाया जो उस समय मिली। तो उस समय उन्होंने ना 12 पीढ़ियों का एक संग्रह तैयार किया वंशावली का। उसमें उन्होंने जो हमारे आदि पुरुष थे, जहाँ से हमारी वंशावली पता लग सकती थी, लाला नरूमल से ली उसको आधार बनाया उन्होंने। उसमें लाला नरूमल से लेके 12 पीढ़ी के नाम थे और कितने गांव में हमारी शाखाएं गई, हमारे परिवार का जो विस्तार हुआ उसको उसमें अच्छे ढंग से दिखाया हुआ था। जैसे एक गांव में 2 शाखाएं गई, दोनों शाखाओं में आगे कितने परिवार हैं, उनके मुख्य एक पूरा मोटे तौर पे पूरा चित्रांकन किया। और वही जो है आगे हमें वंशावली बनाने में बड़ा कारगर साबित हुआ, क्योंकि जितनी जानकारी उसके अंदर थी ना वो जानकारी अब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों की जो है परिवार के इतिहास पे जानकारी घटती जा रही है। अब जैसे हम अग्रवाल समाज से संबंध रखते हैं, हमारा समाज जो है ना वाणिज्य पे आधारित है, व्यापार करता है। तो व्यापार करते समय हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा इतिहास चलता रहे तो हमारा इतिहास तो बड़ा गौरवशाली है अग्रवाल समाज का। अलग अलग स्थानों से हमारे जो परिवार के लोग जहाँ आजकल रह रहे हैं सबसे संपर्क किया, उन लोगों की सहायता से जानकारी तैयार हुई है। अब अगर हम अपने इतिहास को शुरू से देखें, जैसे जब हमारे लाला नरूमल जी गांव करोड़ा में आए उस समय पे यहाँ पे जो परिवार पहले रह रहे थे वो तो निकल के चले गए थे, तो परिवार कोई बचा नहीं वहाँ पे। वो अकेले आए थे, उनके कोई भाई भाई भी नहीं था, वो और उनके कुल पुरोहित। तो उन्हीं से जो है ना गांव की एक जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो एक महाजन पे आधारित होती है। महाजन ही सारा काम करता है, जैसे रोज़ का लेन देन है, सूद मतलब ब्याज पे पैसे उधार देने हैं, अनाज का भी काम करना है, कपड़े का भी काम करना है। तो लाला नरूमल जी के 2 पुत्र हुए थे, उनसे जब 6ठी पीढ़ी में परिवार आया ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे तो 1-1, 2-2 हो रहे थे, पर 6ठी पीढ़ी में आके परिवार का विस्तार हो गया। जब मैं वंशावली एकत्रित कर रहा था ना, तो वंशावली बनाते समय उस समय के इतिहास को ना दिमाग में चित्रों के माध्यम से मैं देखने की और समझने की कोशिश कर रहा था कि उस समय की क्या स्थिति थी। अगर हम देखें, जैसे जैसे हमारे परिवार का विस्तार होता गया ना, हमारे परिवार की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती चली गई। वैसे तो किसी गांव ये कहावत कही जाती कि एक गांव में अगर एक महाजन भी होता है ना तो वो गांव बहुत भाग्यशाली होता है, पर हमारे गांव में तो काफ़ी महाजन हो गए, क्यों, हमारे परिवार का विस्तार हो गया। जब वहाँ पे एक ही जगह पे जब कोई परिवार 200 वर्ष से अधिक रह चुका है तो कितने घर हो गए होंगे। और देखने वाली बात क्या है, हमारे परिवार से जब कैथल रियासत थी, जब वो ख़त्म नहीं हुई थी, तो उनके जो आखिरी राजा थे, उनके जो पटवारी थे उस समय, वो हमारे परिवार से ही थे। कैथल के जो आखिरी राजा हुए ना, भाई उदय सिंह, कैथल के राजाओं को भाई साहब कहा जाता है। तो भाई उदय सिंह के समय पटवारी थे लाला काशीराम। लाला काशीराम और कृपाराम 2 भाई थे ये। इनके पिताजी का नाम नंदा हुआ करता था।
तो मज़े की बात यह है कि उस समय ना पहनने के लिए शाही वस्त्र दिए जाते थे। आजकल की भाषा में तो ना उसे हम गाउन कह देते हैं, वैसे अगर हम इंग्लिश में देखेंगे ना तो उसे कहते हैं रॉब ऑफ ऑनर। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि उसमें सोने की तारें जड़ी हुई हैं, उसी तरीके के होते थे वो। हमारे जो परिवार ने गांव में बसने के बाद ना, ऐसा नहीं है कि केवल व्यापारी किया है, हमारे परिवार ने सेवा कार्य भी किया हुआ है। आज से 200 साल पहले सबसे पहले तो हमने जो हमारे गांव का प्राचीन तीर्थ है, महाभारत कालीन तीर्थ कहा जाता है, वहाँ पे ऐसी जनश्रुति है कि कृष्ण और अर्जुन वहाँ पे एक दिन स्नान करने गए थे, स्नान किया था, और उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग भी वहाँ पे बनाया था। वो शिवलिंग आज भी वहाँ पे दिखाई देता है। सबसे पहले हमारे परिवार के लोगों ने वहाँ पे आज से 200 साल पहले लाला सुंदरमल हुए हैं, नरूमल जी की 8वीं पीढ़ी में। तो उनके 3 पुत्रों ने मिलके वहाँ पे घाट बनवाया था, और घाट भी सिंगल नहीं था, वो डबल घाट था, महिलाओं का अलग और पुरुषों का अलग। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो केवल एक घाट बनवाते थे, और हमारे बुज़ुर्गों ने इस बात पे ध्यान दिया कि भाई महिलाओं को भी बराबर अवसर मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने उसमें महिलाओं का अलग और पुरुषों का अलग घाट बनाया हुआ था, और उसी पे बाद में मंदिर बनवाया, शिव मंदिर। जो प्राचीन वहाँ पे शिवलिंग है ना, उसके साथ में शिव मंदिर बनवाया था। आज भी वो है जैसे बनाया था, बिल्कुल अपनी मूल अवस्था में है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उसके अलावा क्या है, बाद में भी जो है ना हमारे यहाँ पे परिवार ने 2 घाट बनवाए थे, 2 और 1 घाट और था हमीर वाले सरोवर पे। तो ऐसे करके 4 तो घाट हैं परिवार के द्वारा बनवाए हुए। फिर जो बाद में घाट बने थे ना 2, उसमें एक पे मंदिर भी है। तो और एक हमारे गांव में गोरखनाथ संप्रदाय का जो डेरा है उसमें मंदिर बना हुआ है, वो लाला सिंह राम हैं हमारे परिवार के, तो उन्होंने बनवाया था 1973 में। तो वो मंदिर भी चल रहा है, उनके परिवार के लोग उसकी देख रेख करते, पीछे उसका जीर्णोद्धार भी किया था उन्होंने। तो ऐसे करके 1, 2, 3 और 4 तो मंदिर हैं जी, 3 घाट हैं। उसके अलावा क्या है, जब आने जाने के साधन इतने नहीं थे, जब खाली बसें आया करती ना, तो हमारे परिवार के लाला पुरुषोत्तम दास ने और उनके 2 पुत्रों ने, लाला दीपचंद और दयालचंद जी ने, गांव के बस स्टैंड पे धर्मशाला बनाई थी 3-4 कमरों की, और वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था के रूप में मटके भी रखवाए थे। आज भी वो प्याऊ भी वहाँ चल रही है, और समझो कि वहाँ पे धर्मशाला भी वो चल रही है। आज कम से कम भी उसको 40 साल से ज़्यादा हो चुकी। और हवेलियाँ भी जो थी ना, बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, 500-500, 800 गज की, पूरी एक गली की गली थी। केवल समझो एक हिस्से में एक गली थी जिसमें 15-20 हवेलियाँ थी। उसके अलावा गांव में जो बड़ का पेड़ था, उस बड़ के पेड़ के पास में दुकानें थी बाकायदा सबकी। दुकानें ही मैं समझता हूँ कम से कम 15-20 रही होंगी। उसके अलावा गांव की दूसरी पट्टी में भी परिवार के लोग रहते थे। आस पास में जो है ना, जो जैसे मुख्य काम महाजनी का हुआ करता आर्थिक ग्रामीण व्यवस्था में, तो 20 कोस में सबसे बड़ा परिवार गिना जाता था ये। बगल वाले गांव में भी हमारा परिवार था, हमारी शाखाएं फैली थी परिवार की, और उसके बगल वाले गांव में भी हमारा ही परिवार था। यानी जो 3 गांव साथ साथ थे ना, बिल्कुल जिसमें बीच में कोई गैप नहीं है, उन तीनों गांव में हमारा परिवार रह रहा था। देखने वाली बात क्या है, जो गांव भाना में हमारे परिवार रह रहा था, उसमें लाला बसदीमल की हवेली थी। वो उनकी लाला नरूमल जी की 8वीं या 9वीं पीढ़ी में पढ़ते हैं। तो वो कम से कम भी 1500 गज के आसपास में बनी हुई थी। उस हवेली की खासियत ये थी, आज तो जैसे लोग 100 गज में, 200 गज में या 400 गज में घर बनाते हैं अपना, क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी हो गई। उस समय 100 गज के 4 तो चौक बनाए हुए थे उस हवेली के अंदर।
लगातार 20 साल तक वो हवेली का निर्माण कार्य चलता रहा। 12-12 फुट से लंबे तो उसके सहतीर थे, पंजाबी में जिसको बाले कहते हैं ना, जो कड़ियाँ डालते हैं छत डालने के लिए, 12-12 फुट से लंबे सहतीर थे वो। मुगल दरबार से आना पड़ा था, उसके कारण क्या रहे, कुछ आपको क्लियर हुए हो? उस समय जो है ना, कुछ ऐसी स्थिति थी, कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था, और वो विवाद ऐसा था कि वहाँ पे ना वो बात रहने लायक नहीं थी, वो प्रतिष्ठा पे दांव आ गया था, प्रतिष्ठा दांव पे आ गई थी उस पर। तो फिर हालांकि देखने वाली बात क्या है, उस समय जो हमारे बुजुर्ग थे ना, जो हमारी जनश्रुति चली आती है कि उनकी उस समय दुकान हुआ करती थी वहाँ बाज़ार में, और कपड़े का काम करते थे। आप ये देखो, आज से 300-350 साल पहले कोई परिवार काम कर रहा है, वो भी बिल्कुल राजधानी में, बिल्कुल बीचों बीच, और बाज़ार के अंदर गद्दी है। देखने वाली बात क्या है, जैसे अग्रवालों में ना पहले बड़ा आम प्रचलन हुआ करता था कि ना छतर, बलम, चवर, गुलाब पाश ये विवाह में प्रयोग किए जाते थे। तो उसमें क्या है, चांदी और सोने की कारीगरी होती थी, बिना किसी मिलावट की, शुद्ध सोना और शुद्ध चांदी की। जैसे जो छत्र हुआ करता था उस पर चांदी की तारों से घड़ाई, और उसके ऊपर फिर सोने का पानी चढ़ाया जाता था। तो ऐसे, और जैसे चवर चांदी की, गुलाब पाश भी चांदी की, और बलम भी चांदी के, ऐसे करके जैसे पूरा सेट हो गया। तो 14 सेट थे हमारे परिवार के पास में। शुरू में जब हमारा परिवार आया ना दिल्ली से होते हुए, जब गांव करोड़ा, तो गांव करोड़ा के पहले तो आसपास के गांव में फैला, पर धीरे धीरे ना इसने जो करनाल ज़िला समझ लो आप, आज़ादी से पहले जो करनाल ज़िला था ना, वो करनाल से लेके चीका तक हुआ करता था। तो उसमें बीच में घरोंडा भी आ गया, निसिंग वगैरह कई जगह आ जाती हैं। तो ऐसे करके उसमें बीच में जो है घरोंडा से लेके जो जींद डिस्ट्रिक्ट में आजकल गांव पड़ता है लोधर, उसके आसपास तक, उसके आसपास के गांव को मिला के लगभग 30 गांव में हमारा परिवार फैला हुआ था। बचपन से ही ना इस विषय को लेके दिमाग में रुचि रही है, और प्रयास तो चल ही रहा था, पर कोई ऐसा मूल आधार नहीं बन रहा था जिसको सपोर्ट करके हम काम कर सकें। एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, वो हमें कोई मिल नहीं रहा था। तो वो जब वंशावली मिली ना, तो उसे देख के ऐसा लगा कि कुछ काम हो सकता है। जो पूर्व में हमारी वंशावली बनी हुई थी, हमारे यहाँ ना अग्रवालों में वंशावलियाँ तो बड़ी बड़ी बनी हुई हैं जी। अग्रवालों में ऐसी एक से एक और शानदार वंशावलियाँ दिखाई देती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे यूपी में हाथरस है, अलीगढ़ के पास में, तो वहाँ पे एक बागला परिवार है, उसकी 6 फुट लंबी और कम से कम भी 2 फुट चौड़ी वंशावली है, और पूरी रंगीन बनी हुई है वो। उसके अंदर ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी ना आज के समय में 200-250 या 300 परिवार बैठ रहे होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये दरअसल क्या है, बहुत से लोग जो समृद्ध थे, संपन्न थे या नगर में थे ना, उन लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया और ध्यान भी दिया। अब जैसे सन 1921 की अगर मैं बात करूं, तो मारवाड़ी अग्रवालों में एक केडिया टाइटल है, बंक कहते हैं हम हिंदी में। तो केडिया बंक के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी वंशावली बनाई थी। उसमें उन्होंने 28 पीढ़ी की अपनी वंशावली बनाई थी, और 250 पेज का पूरा इतिहास लिपिबद्ध किया था उस समय। बहुत रेयर है वो किताब जो है उस समय की, केडिया जातीय इतिहास, वो आज मिलती नहीं है आसानी से कहीं भी। जैसे जैसे हम लोगों से बातचीत करते रहते और नई नई जानकारी बढ़ती है ना, तो
नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ रोचक जानकारी मिलती रहती हैं और ये पता लगता है कि जो हमारे बुजुर्ग थे, आज़ादी से पहले जो हमारे समाज के लोग थे ना, बड़ी मात्रा में वो लोग धर्मपरायण थे। अपने धर्म को लेके बहुत ही ज़्यादा सक्रिय और बहुत ही निष्ठावान थे। आज जैसे हमारे देश में लोगों ने धर्म को पाखंड और ढोंग बना दिया ना, तो वो चीज़ नहीं थी। हमारा जो समाज है ना, वो शुरू से ही सेवा भाव के लिए अग्रसर रहा है। अगर हम केवल हरियाणा की बात करें, तालाब, मंदिर, कुआं, मंदिर, घाट, तालाब और बारादरी, अगर हम इसकी लिस्ट बनाने बैठें तो पूरा हरियाणा घूम सकते हैं इसके माध्यम से। पहले नंबर पे तो कुएं मिलेंगे सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे मंदिर मिलेंगे और तीसरे नंबर पे घाट मिलेंगे। जहाँ कहीं भी अच्छा, अगर हम तालाब की बात करें ना, सबसे ज़्यादा जो तालाब खुदवाए थे वो फरमाना के अंदर थे। फरमाना के अंदर ना जी, कम से कम भी 4-5 तालाब एक ही परिवार ने खुदवाए थे और वो भी कई कई एकड़ के थे। ये फरमाना है, रोहतक ज़िले में महम नगर है। महम नगर के पास में फरमाना पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने 4-5 तो तालाब खुदवाए थे। सेठ हीरालाल सिंघल का परिवार है वो। और देखने वाली बात क्या है कि मेरे ख्याल में तो हरियाणा का सबसे बड़ा कुआं वहाँ पे है। सेठ हीरालाल के परिवार का ही खुदवाया हुआ है वो। उसमें 8 भवन हैं। 8 भवन का मतलब ये है कि 8 पनिहारन एक साथ वहाँ पे खड़ी होके पानी भर सकती हैं। और वो कुआं कम से कम भी 150 वर्ष पुराना है, हो सकता है और भी पुराना हो। भारत का जो सही इतिहास है वो चित्रित नहीं है। पिछले जो लेखक रहे या ऐसा घटनाक्रम रहा कि हमारे इतिहास को ना तोड़ मरोड़ के, भ्रष्ट करके नष्ट करने का प्रयास किया गया है। विशेष करके जो हमारी अग्रवाल जाति है, वैश्य समुदाय है, जो प्राचीन काल से समाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना समाज चल नहीं सकता। आज यदि हम एक छोटे से उद्योग को देख लें, एक उद्योग के अंदर 10 लोग तो अपना स्वावलंबी बनते हैं। उसके अलावा 20 लोगों को और अपना जीविकोपार्जन मिलता है। यदि एक उद्योग बंद होता है ना, तो उसका असर कम से कम भी 50 जनों पे जाता है। तो लोग उस चीज़ को नहीं देखते हैं। दूसरा क्या है, जहाँ कहीं भी कोई आयोजन होता है, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, किसी भी आयोजन में हमारे समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके अलावा समय समय पे हमारे समाज के लोगों ने हर एक फील्ड के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें और अपने हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा के अंदर सबसे पहला जो आई हॉस्पिटल खुला था, जो नेत्र चिकित्सालय खुला था, सन 1933 में भिवानी के अंदर खुला था। सेठ किशनलाल जालान थे, हमारे अग्रवाल समाज के ही थे वो। तो उन्होंने उस समय चिकित्सालय खोला था और 150-200 किलोमीटर दूर से लोग वहाँ पे आंखें बनवाने आते थे। उस समय पे 800 जनों के ठहरने की व्यवस्था थी उसके अंदर। आज वो चिकित्सालय 90 वर्ष के करीब पूरे कर चुका है। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया है अग्रवालों ने। आज से 100 वर्ष पहले हरियाणा के अंदर कम से कम भी 7-8 स्कूल खोले मैट्रिक तक के। उस समय ना स्कूल मैट्रिक तक के हुआ करते थे।
तो रोहतक के अंदर खोला, जैसे वैश्य स्कूल। सोनीपत में चल रहा है हिंदू हाई स्कूल। उसके अलावा जो है हिंदू हाई स्कूल की तो बड़ी एक रोचक घटना है, उसे अंग्रेज़ों ने मान्यता उसकी रद्द करने वाले थे। तो लाला सिब्बामल थे सोनीपत में बड़े सेठ, उन्होंने अपना भवन दिया उस समय और मान्यता रद्द होने से बचाई थी उसकी। आज पूरा समूह है वो हिंदू शिक्षण संस्थान का, अलग अलग तरीके के उसमें शिक्षण संस्थान हैं, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक के हैं। ऐसे ही पुंडरी में सनातन धर्म स्कूल है, आर्य स्कूल है, कैथल में RKSD कॉलेज जो चल रहा है आजकल, ये RKSD राधा कृष्ण सनातन धर्म। उसके अलावा भिवानी में है वैश्य कॉलेज, हिसार में है लाला चंदूलाल तायल के नाम से चंदूलाल एंग्लो वैदिक कॉलेज स्कूल है। CAV हाई स्कूल उस समय पे करीब 12 एकड़ जगह उन्होंने अपनी खुद की दान करी थी उसके लिए, और लगभग 50,000 रुपये के आसपास डोनेट किए थे आज से 100 साल पहले। वो सभी स्कूल, जितने भी स्कूलों के मैंने नाम लिए, 100 साल पूरे कर चुके हैं। ये एक शताब्दी पूरी कर चुके। वो एक शताब्दी के अंदर कितने लोगों को, कितने बच्चों को शिक्षा मिली होगी। जो भारत के मीडिया मुगल कहे जाते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उन्होंने उसी हिसार के प्रसिद्ध चंदूलाल एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से शिक्षा पाई है। यहाँ तक कि और गौर करने वाली बात क्या है, जब लाहौर राजधानी थी पंजाब की और हरियाणा पंजाब का ही भाग हुआ करता था, तो लाहौर के अंदर कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की हुई थी अग्रवालों ने। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत कुछ किया है देश भर में, पता नहीं आज कितने शिक्षण संस्थान चल रहे हैं।